भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक रहे। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो इस प्रकार है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842। इनके समय की ये महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत कराया था। किसने? 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक किसकी मरम्मत कराया था? जीटी रोड की, जीटी रोड की मरम्मत। ठीक है, मरम्मत कराई थी, मरम्मत कराई थी इसने जीटी रोड की, मरम्मत कराई थी 1839 में। इन्हीं के समय में विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी थी। ठीक, किसको? विद्यार्थियों को विदेश जाने की अनुमति, विदेश जाने की अनुमति। इसके लिए डॉक्टरी की शिक्षा हेतु ब्रिटिश संसद ने दे दी थी। इसके बाद नाम आता है लॉर्ड एलनबरो। कौन? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलिनबरो या एलिनबरो ये थे 1842 से 1844। कब? 1842 से 1844 इनका काल था। क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय शुरू हुआ था? ऑकलैंड के समय, है ना? ऑकलैंड के समय में ये शुरू हो गया था, लेकिन जो समाप्ति हुई वो लॉर्ड एलनबरो के समय में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। कौन सा? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, इनके समय में सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। किसको? सिंध को। सिंध को 1843 ईस्वी में कब पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया सिंध को। किसको? सिंध को। कब मिलाया गया? 1843 ईस्वी में। तो किसका काल था? लॉर्ड एलनबरो का। ठीक है, सिंध विजय के विषय में नेपियर ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, और एलनबरो के समय में ही दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके समय में? एलनबरो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, एलनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। उन्मूलन। ठीक है, एलनबरो के समय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, एलनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। कब हुआ था? 18 किससे हुआ था? 1843 के
एक्ट 5 के द्वारा, एक्ट 5 के द्वारा, किसके द्वारा हुआ था? एक्ट 5 के द्वारा। इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया। यानी एक प्रकार से उन्मूलन इसलिए हुआ कि स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया, अर्थात अब न्यायालय जाकर के अपने दास को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। रविवार की छुट्टी की शुरुआत इसी 1843 में हुई थी। 1843 में कब संडे छुट्टी, यही शुरुआत हो गई थी। तब से आज तक रविवार को छुट्टी होती ही है। इसके बाद हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848, ये लॉर्ड हार्डिंग का काल था, 1844 से 1848। इनके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक, कौन थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब का हुआ था? 1845 से 46। 1845 से 46। इसमें क्या हुए थे? अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए थे। इस युद्ध का परिणाम था। और इसने नरबली की प्रथा पर, नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी। नरबल प्रथा पर इसने रोक लगाई थी, इसी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। फिर इसके बाद सर्वाधिक विवादित गवर्नरों में से एक लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी का काल आता है। डलहौजी की हड़प नीति ने 1857 का विद्रोह करवा दिया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 इनका काल था। 1848 से 1856 एक किसका काल था? लॉर्ड डलहौजी। इनके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। घटनाएं क्या थी? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। ये कब हुआ था? 1848 से 1849। ठीक, 1848 से 1849 ये आंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय इन्हीं के समय में हुआ था, 29 मार्च 1849। पंजाब का विलय, पंजाब का विलय कहां पर? पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक, ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय, ब्रिटिश शासन में 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में 29 मार्च 1849 को इन्हीं के समय में हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर, हाँ, जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा ये सिख के पास था। सिखों से कहाँ भेजा गया? यहाँ इंग्लैंड की महारानी को दिया गया, महारानी को भेंट किया गया इन्हीं अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, ये कोहिनूर को। ठीक है, ये किसके समय में? डलहौजी के समय में।
द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। 3 युद्ध लड़े गए थे। वो 3 युद्ध कौन कौन थे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो 3 युद्ध लड़े गए थे उसमें था एक रामनगर का युद्ध, रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध का काल क्या था? 16 नवंबर 1848। ठीक है, 16 नवंबर 1848 ये रामनगर का था। फिर इसके बाद ये अनिर्णित रहा। ठीक है, अनिर्णित, किसकी विजय हुई पता नहीं, अनिर्णित, ये अनिर्णित रहा रामनगर का युद्ध। फिर इसके बाद दूसरा था चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ था। 13 जनवरी 1849 को, ठीक है, 13 जनवरी 1849 को। ये भी अनिर्णित रहा। तीसरा युद्ध क्या हुआ? चिनाब नदी के किनारे, तीसरा यो चिनाब नदी है, ठीक है। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे, तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे, नदी के किनारे ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था गुजरात चिनाब नदी के किनारे 12 मार्च 1849 को, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित थे। 12 मार्च 12 मार्च 1849 को, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए, बुरी तरह पराजित हुए। ठीक, इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इनके समय का जो अगला महत्वपूर्ण घटना है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये कब का है? 1852। ठीक है, इसमें क्या हुआ? लोअर बर्मा एवं पीगू अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। क्या मिलाया गया? लोअर बर्मा एवं पीगू ये अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। कब? 1852 में। कौन सा कमीशन? इनाम कमीशन, इनाम कमीशन। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना। क्या उद्देश्य था? भूमि कर रहित, भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना। ठीक, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उनको छीनना इस कमीशन का उद्देश्य था। डलहौजी का जो शासन काल है वो व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। कौन सा सिद्धांत? व्यक्तिगत। ये क्या सिद्धांत का नाम था? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत, इसका मतलब क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स,
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाते डलहौजी को ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, इस नीति के तहत क्या किया गया था? इस नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में कुछ राज्यों का विलय किया गया था। नीति क्या थी? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। ठीक, ये नीति किसकी थी? डलहौजी की, है ना? डलहौजी की नीति थी कि किन्हीं किन्हीं एन केन प्रकारेण अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया जाए। ठीक, तो विलय में क्रम क्या था? सर्वप्रथम पहला क्या था? सतारा। सतारा का विलय कब हुआ? 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 में। ध्यान दीजिएगा, एक क्रम पूछा जाता है। सतारा 1848 में। इसके बाद जैतपुर। जैतपुर कहाँ है? जैतपुर ये है बुंदेलखंड। जैतपुर, जैतपुर कहाँ है? बुंदेलखंड में। और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर। संभलपुर कहाँ है? संभलपुर ये है उड़ीसा में। जैतपुर, बुंदेलखंड और संभलपुर। ठीक है, जैतपुर और संभलपुर, इनका विलय कब हुआ था? 1849 में। कब? 1849 में ये इनका विलय हो गया था। मतलब सतारा, फिर इसके बाद जैतपुर, संबलपुर 1849 में, सतारा 1848 में। इसके बाद किसका नंबर आता है? बघाट। बघाट है ना? बघाट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बघाट, हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। तो बघाट का, इसके बाद बघाट आता है। तो बघाट का विलय कब हुआ था? 1850 में। ठीक, 1850 में बघाट का विलय हुआ था। फिर उदयपुर, उदयपुर, उदय नहीं, उदयपुर ये मध्य प्रदेश में है। उदयपुर कहाँ? मध्य प्रदेश। इसका विलय कब हुआ था? ये 1852। उदयपुर 1852 में। ठीक है, उदयपुर 1852 में। उदयपुर के बाद किसका नंबर आया? झांसी। झांसी, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र। झांसी का विलय कब किया गया? 1853 में। सबके लिए अलग अलग आधार था। जैसे झांसी में कहा था कि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 1853 में। फिर इसके बाद है नागपुर। नागपुर, नागपुर कब हुआ? नागपुर 1854 में। ये है इन लोगों का विलय का क्रम। ठीक है, नागपुर तक। ठीक, और फिर इसके बाद लास्ट में अवध का विलय हुआ था, किया गया था 1856 में। तो अब क्रम देख लीजिए। अवध है, इसके बाद अवध है। अवध, अवध का विलय कब किया गया था? 1856 में। ठीक, तो यहां पर आउटकम थे, उन्हीं की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। ठीक है, तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था अवध को। ठीक, कुशासन का आरोप था। किसका? कुशासन का आरोप था। और यहाँ के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। नवाब थे वाजिद अली शाह।
नवाब। नवाब कौन थे उसमें? वाजिद अली शाह। ठीक, ये नवाब थे। और इस तरह क्रम क्या हुआ? सबसे पहले सतारा 1848 में, जयपुर बुंदेलखंड का और संबलपुर उड़ीसा का 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध का विलय 1856 में। इस पर आरोप लगाया गया था कुशासन का। उस समय नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक, ये था इनका डलहौजी की हड़पनी। ठीक, सब सर्वाधिक विवादित नीतियों में से एक थी डलहौजी की हड़पनी। ठीक है, अंततः ये विद्रोह के पास ले गई। ठीक, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां। अवध राज्य का संस्थापक, अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां। ठीक है, ये संस्थापक था अवध राज्य का, सआदत खां। फिर 1856 में किसने? डलहौजी ने। 1856 में डलहौजी ने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। कब? 1856 में। 1856 में क्या किया? तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ, तोप खाने का मुख्यालय क्या हुआ? कलकत्ता से मेरठ। ठीक, तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ किया। और क्या किया? सेना का मुख्यालय शिमला, सेना का शिमला में, सेना का मुख्यालय शिमला में। किसके समय में? इसी डलहौजी के समय में। ठीक है, शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने क्या किया था? 1854 में वुड डिस्पैच, ये खास महत्वपूर्ण है ये, 1854 में वुड डिस्पैच। ये वुड डिस्पैच कब का है? 1854 को। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गए। जिलों में क्या हुए? एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? भारतीय भाषाओं के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, जो भारतीय भाषा और इंग्लिश, एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गए। ठीक, वर्नाक्यूलर मतलब देसी है ना, देसी भाषाओं से है, तो ये खोले गए थे इसी के समय में। ठीक है, एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गए थे। प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1800। ठीक है, तो प्रमुख नगरों में क्या हुए? सरकारी कॉलेज खोले गए। प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या हुआ था? शिक्षा से संबंधित लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था कि 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में, कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई। ठीक है, 1857 में क्या हुआ था? तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी? कलकत्ता। दूसरी प्रेसिडेंसी कौन थी?
बंबई, तीसरी कौन थी? मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी ना। तो 1857 में क्या हुआ कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। यहाँ पर विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी विश्वविद्यालय। इसके बाद क्या हुआ, प्रत्येक राज्य में शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। प्रत्येक राज्य में शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी समय में एक्चुअली 1853 में क्या हुआ था कि पहली रेल शुरू हुई थी। कहां से? ठाणे से मुंबई। तो इसी के लिए यह रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है। किसको? डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक, रेलवे का जनक कौन? डलहौजी माना ही जाएगा। इसी समय में शुरुआत हुई थी, तो रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। इसी के समय में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। रेल कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल। कब? 1853। 34 किलोमीटर। और कहां से कहां? मुंबई से ठाणे। ठाणे मतलब मुंबई के बगल ही एक जिला है। मुंबई इस समय दोनों लगभग मिल गए हैं। ठीक। तो और चलाएगा। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था इसने। पोस्ट ऑफिस एक्ट इसने तार का भी विकास किया था, डाक तार, समझे? हाँ, तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में। और इसी समय डाक टिकट वगैरह की शुरुआत हुई थी। डाक टिकट। ठीक। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में, यानी PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इन्होंने 1854 में की थी। ठीक है। लोक सेवा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब करी थी? 1854 में। ठीक है। इसी के समय में हुआ था। इसी समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से तार सेवा शुरू हुई थी। ठीक है। कहाँ? कलकत्ता एवं आगरा के बीच। कलकत्ता एवं आगरा के बीच कौन सी सेवा शुरू हुई थी? तार सेवा। तार सेवा क्या है? हाँ, कोई भी शार्ट मैसेजिंग, जैसे हम अभी मोबाइल से भेजते हैं, उस समय शार्ट मैसेजिंग करने के लिए एक प्रणाली थी, जो कि एक डाक ऑफिस से दूसरे डाक ऑफिस भेजी जाती थी। फिर वहां पर स्थानीय डाकिया उसका वितरण करता था। कहने का मतलब कि जो एक शहर से दूसरे शहर के बीच जो समय लगता था, उसको एक प्रकार से प्रिंटर के द्वारा ही भेज दिया जाता था। केवल वितरण में जो समय लगता था वही लगता था, तो उसी को तार सेवा कहते थे। इस समय तार सेवा बंद कर दी गई है, क्योंकि अब इसकी प्रासंगिकता नहीं बची। और अब इसका जो वो है आधुनिक रूप है, वो आप मोबाइल में देख सकते हो और उसमें देख सकते हो, फैक्स में देख सकते हो। वो फैक्स जैसा ही कुछ था, हालांकि फैक्स में तो बड़ी सूचना जा सकती थी, उसमें बहुत 1-2 लाइन की सूचनाएं दी जाती थी। ठीक। तो ये था तार सेवा। तो तार सेवा की शुरुआत इन्होंने 1853 में
कहाँ थी? कलकत्ता से आगरा। ठीक, कहां से कहां तक शुरू की थी? कलकत्ता से आगरा के बीच 1853 में, 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच। इसने शिमला को क्या किया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश, ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि शिमला में ठंडी थी ना, तो इसीलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी इसने बनाया था। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक, जैसा कि आप 1833 के चार्टर में देखते हैं कि यह स्वीकार किया गया कि धर्म, वंश, जाति, रंग, जन्मस्थान, इन आधारों पर कंपनी की सेवा में नियुक्तियों में कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो 1833 के चार्टर में केवल सिद्धांततः स्वीकार किया गया था और वो लागू करना तभी संभव हुआ जबकि भर्तियां प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होने लगी। ठीक है। तो 1853 के चार्टर के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों को नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। कहां से? अब यहीं से लागू हुआ। 1853 जो 33 में स्वीकार किया गया था कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान, रंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा कंपनी की सेवा में नियुक्तियों में, तो जाकर के 1853 में लागू किया जा सका। ठीक है। तो 1853 में क्या हुआ कि नियुक्तियां, प्रतियोगी नियुक्तियों का माध्यम प्रतियोगी परीक्षा हुआ। ठीक है। नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा से, ठीक, नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा से और प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए आयु सीमा बहुत कम रखी गई थी। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। क्या रखी गई? 18 से 23 वर्ष आयु सीमा रखी गई। ठीक। सत्येंद्र टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनको आप कह सकते हो फर्स्ट आईसीएस, जिन्होंने 1863 में सफलता प्राप्त की थी। ये भारतीय थे, 1863 में सफलता पाई थी। 1863 में सफलता पाई थी। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में। और परीक्षा यहां दिल्ली में थोड़ी दिए थे, लंदन गए थे, है ना। लंदन जाना साधारण व्यक्ति बस की थोड़ी थी कि खुद जमींदार परिवार के थे इसलिए जा सके। ठीक है। तो वहां पर सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। 1822 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1822 नहीं, 1922 में। अभी भले ही अनुमति दे दी गई थी कि परीक्षा के माध्यम से होगा, तो भारतीयों को बैठने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन परीक्षा नहीं होती थी भारत में, उनको लंदन जाना होता था। लेकिन ये पहली बार परीक्षा कब हुई? 1922 में। 2 सेंटर थे। भारत में एक सेंटर था इलाहाबाद मतलब वर्तमान प्रयागराज। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो एक सेंटर इलाहाबाद में था, दूसरा सेंटर कहाँ था? लंदन में।
इनसे ये दोनों जगह परीक्षा का आयोजन किया गया था, सिविल सेवा का आयोजन। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग के समय ही में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का काल कितना था? 1856। कब से? 1856 से 1862। ये क्या थे? अंतिम भारत के गवर्नर जनरल। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि कंपनी का शासन यही समाप्त हो जाता है, फिर चलता है सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन। तो अब यहीं से ये प्रथम वायसराय हो जाते हैं, प्रथम वायसराय। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रशासन हो जाता है, तो ये इनको वायसराय, ब्रिटिश सरकार इनको वायसराय नियुक्त करती है। ठीक, तो ये प्रथम वायसराय होते हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, लॉर्ड कैनिंग यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय क्या थे? ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त क्या थे? प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय यही थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय में विद्रोह हुआ था। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। ठीक, 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया था। इन्हीं कैनिंग के समय में 1861 में क्या हुआ था? हाँ, उच्च न्यायालय अधिनियम। उच्च न्यायालय अधिनियम ये कैनिंग के समय का ही है। ठीक, उच्च न्यायालय अधिनियम कैनिंग के समय का ही है, और कैनिंग से ही वायसराय की पदवी शुरू होती है। ठीक, कैनिंग के से ही वायसराय की पदवी शुरू होती है, वायसराय। ठीक, ठीक है। तो कैनिंग के समय से क्या शुरू होती है? वायसराय। और इनके समय में क्या हुआ? 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक, वायसराय कैनिंग। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया, तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय कहाँ बने? कलकत्ता में बना। और कहाँ बना? मद्रास। और कहाँ बना? बंबई। यहाँ पर क्या बने? एक एक उच्च न्यायालय। तो जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। ठीक, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, ये सबसे पहले
आगरा में ही बनाया गया था। जी सर। कब? 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय, ठीक है, आगरा में उच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय को क्या किया गया कि 1875 में कहा? इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, जी। क्या हुआ? 1875 में इलाहाबाद, ठीक है। फिर जो कैनिंग के समय में और भी महत्वपूर्ण बातें थी। कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। कैनिंग के समय में क्या हुआ? कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्षरत थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या हुआ? लागू हुआ। किसके समय में? कैनिंग के समय में, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का नियम क्या था? नियम एक्सवी द्वारा, नियम एक्सवी मतलब नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चे को वैध माना गया। नियम 15 क्या कहता है? नियम 15 द्वारा विधवा विवाह क्या हुआ? वैध हुआ तथा इनसे पैदा बच्चा क्या हुआ? बच्चा भी वैध हुआ, ठीक है। नियम 15 द्वारा ऐसा किया गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ, ठीक है। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह, कौन सा? कानूनी विधवा विवाह कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में कब हुआ? 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को, ठीक है। 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से और देखरेख से, ठीक है। ये पहली बार संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक विवाह से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था कि कोई अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। लेकिन 1856 में क्या हुआ? 1856 में एक कानून बना पैतृक संपत्ति से संबंधित, ठीक है। उसमें निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन से पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। धर्म परिवर्तन से पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। धर्म परिवर्तन से पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक
ये पद बनाया गया 1857 में। तो निश्चित है काल किसका था? कैनिंग का। ठीक है, ये स्वतंत्रता के बाद यही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नाम दे दिया गया। ठीक है, सीएजी, सीएजी नाम ये बाद में दे दिया गया इसी पद का। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। कौन सा था? भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1858। इसके पहले क्या था? मुगल सम्राट हुआ करता था ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे ना, लेकिन 1857 के विद्रोह में रंगून दे दिया गया, वहीं पर वो मर भी गए। तो इसी अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1858 के अधिनियम के द्वारा ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ठीक, मैकाले द्वारा जो प्रतिपादित था भारतीय दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विज्ञान संहिता लागू की गई। ठीक, मैकाले द्वारा क्या था? मैकाले, इनके द्वारा जो प्रारूपित था दंड संहिता। ठीक, दंड संहिता 1858 ये कानून बना दिया गया था, कानून बना दिया गया था इसी समय में। ठीक, फिर 1859 में अपराध विज्ञान संहिता लागू की गई थी। कब? 1859 में अपराध विज्ञान संहिता। ठीक, 1859 में अपराध विज्ञान संहिता लागू की गई थी। अपराध विज्ञान संहिता ये लागू की गई थी। काल किसका था? कैनिंग का। ठीक है, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति समाप्त कर दी गई थी। यहीं पर राज्य विलय नीति, राज्य विलय नीति समाप्त, जैसा कि विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भी ये कहा गया था। ठीक, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू हुई। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित तथा क्या हुआ? पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू। ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब इसको अन्य भाषा में आप कह सकते हो विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। इसी समय हर एक विभाग का एक सचिव स्तर का अधिकारी बना दिया गया कि जैसे शिक्षा विभाग ये देखेंगे, रक्षा विभाग ये देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग ये देखेंगे, है ना। आज क्या होता है, हर विभागों के लिए एक मंत्री होते हैं। तो ये जो विभागीय प्रणाली है उसी समय शुरुआत की गई थी। ठीक, विभागीय प्रणाली मतलब हर विभाग का अलग प्रभारी, अलग प्रभारी और उनका जो जिम्मेदारी, ठीक है, उत्तरदायित्व अलग अलग, अलग अलग। ठीक, तो ये सबसे सही नाम क्या है? विभागीय प्रणाली। तो ये कैनिंग के समय से ही विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक, किसके समय से? लॉर्ड कैनिंग के समय से ही विभागीय प्रणाली शुरू